वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी भाई अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज देखिए, आज बात कर रहे हैं आज की क्लास में किसके लिए? जो स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ या 12th पास आउट हैं, 12th में पढ़ रहे हैं और नीट और जेई की तैयारी अपने कर रहे हैं, उनके लिए आज हम बात कर रहे हैं। आज की क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें आज जो हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? रिडॉक्स में नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, नॉर्मलता। तो आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और इसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि 12th में स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, सॉल्यूशन जो चैप्टर है वहां पर ही पढ़ाया जाता है। लेकिन 11th क्लास में हम रिडॉक्स में भी इसको कोरिलेट करेंगे और ये पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन फैक्टर्स की बात करेंगे जिससे काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपको पता है भाई, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम एक एक क्वेश्चंस पर अप्रोच करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको हम देखते जाएंगे और इजी ढंग से हम इजी गोइंग हम उनको अप्रोच करेंगे, तो मैं समझता हूँ सभी क्वेश्चंस को हम हल कर पाएंगे और एक एक क्वेश्चंस पर अपनी पकड़ बनाते जाएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आज बात करेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी से रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे और सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत भाई जरूरी है, नॉर्मेलिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी क्या है, इसकी हम डेफिनेशन समझ लें पहले। क्या है नॉर्मेलिटी? को आपको पता है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये है कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मेलिटी को। होती क्या है नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द नॉर्मेलिटी। ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर में सॉल्यूशन की बात करूं, क्या बात करूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, कैसे? नंबर ऑफ ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डेट इज नॉर्मेलिटी। इसकी डेफिनेशन हो गई। नॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नॉर्मेलिटी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? नॉर्मेलिटी को आप डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे हम डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मेलिटी कहलाती है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम, कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ये तो आपको पता है भाई। सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है भाई, ये तो पता होना चाहिए। नहीं पता तो यहां देख लें। कोई सॉल्यूशन है हमारा, ये लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। किससे मिलकर बनता है? इस सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? एक तो रहता है सॉल्यूट और एक रहता है सर इसमें सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहते हैं। ये कम मात्रा में रहता है, लेस क्वांटिटी, ये आपको पता है, और ये मोर क्वांटिटी में रहता है। जो ज्यादा मात्रा में जो ज्यादा मात्रा में वो तो भाई क्या कहलाता है? अपना सॉल्वेंट कहलाता है। और जो कम मात्रा में है वो क्या कहलाता है? जो लेस अमाउंट में रहेगा, लो क्वांटिटी है जिसकी, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है। तो आपने समझ लिया ये कि सॉल्यूट की जो ग्राम इक्विवेलेंट है 1 लीटर में जितने परसेंट रहेंगे भाई, वो क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो क्या कहलाएगी? नॉर्मेलिटी कहलाएगी। The number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution, that is known as normality. अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, यहाँ पर लिखी हुई है। नॉर्मेलिटी क्या है? इज ए कंसंट्रेशन टर्म बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कंसेप्ट। किस पर बेस्ड है? इक्विवेलेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है, आपको पता है। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही बात अभी हमने करी थी इसकी डेफिनेशन की। तो ये डेफिनेशन आप
लिख लेंगे। नॉर्मेलिटी इज स्पेशली यूजफुल इन रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज दीज रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी रहेगा। कैसे रहेगा, एन फैक्टर में देखेंगे। तो इसलिए किस में यूज की जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन में यूज की जाती है। दूसरी बात ये आपने देख लिया। अब ये बात, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला सर क्या बनना चाहिए इसका, बताओ। नॉर्मेलिटी को हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मेलिटी की जब बात करेंगे, एन बराबर, मैं क्या लिखूंगा, एन बराबर ये लिखूंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट वैलेंट ऑफ सॉल्यूट, यही तो आया है इसका फॉर्मूला। अपॉन, अपॉन करके भाई क्या लिखेंगे, अपॉन इसमें लिखा जाएगा, क्या लिख दूं, अपॉन, अपॉन करके क्या लिखूंगा मैं, इसका कलर चेंज करना चाह रहा था, चलो अपॉन करके क्या लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में है बेटा, ये है लीटर। ये इसका फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी बात हो गई, इतनी बात हो गई। तो ये फॉर्मूला भी मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, n इज इक्वल टू क्या है, ये फॉर्मूला भी यहाँ पर साथ में लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं कि ये जो नॉर्मेलिटी है, ये क्या है, दैट इज नॉर्मेलिटी। ये बताओ भाई, टेम्परेचर डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये आपको बताना है। बताओ भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, नॉर्मेलिटी, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में, ये समझ लेना, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है एग्जाम में, आप पूछा जाता है कि नॉर्मेलिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यदि कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाता है तो वो कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाती है भाई, वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। इस बात को भी आप नोट कर लें, वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। इंडिपेंडेंट कब रहेगी, जब वॉल्यूम नहीं आ रहा है। वो कंसंट्रेशन टर्म्स भी हम पढ़ चुके हैं, कुछ तो कुछ और पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में। तो इतनी बात आप नोट कर लें, इसको साथ ही साथ नोट करते जाएं कि यहाँ पर ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब ये बात आती है, सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बात तो होगी। और सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, ये सर समझ में हमारे नहीं आ रही। देखो यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, normality is defined as the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये भी आपने लिख ली होगी, ये लिख ली, नहीं लिखी है तो लिख लेना भाई। ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट लिख दें, ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किस में आ रहा है, लीटर में आ रहा है ये हमारा। अब दूसरी बात इसमें ये, और फॉर्मूले में यदि जरूरी कोई है, सर हमेशा लीटर में ही लिखा मिलेगा, जरूरी कोई है कि हमेशा लीटर में ही लिखा मिले। यदि मिलीलीटर में लिखा हो तो क्या करेंगे, मिलीलीटर में हो तो एन बराबर क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट लिख दिया, अपॉन, अब जो मैं कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब जो कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लो भाई अब क्या लिख रहा हूं,
सीधी कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि ये ml में हो भाई, यदि ये मिलीलीटर में हो तो क्या करेंगे सर, ये तो लीटर में था भाई, मिलीलीटर में होगा तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। 1000 से मिलीलीटर से लीटर बनाओगे, 1000 का भाग ही तो दोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया। पहली बात तो ही समझ लें फॉर्मूले को, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है। तो ये आपने सीख लिया फॉर्मूला बनाना। अब बात आती है कि ग्राम इक्विवेलेंट सर कैसे करें कैलकुलेट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है सर, इनको कैसे कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, तो हम एक मिनट इसको थोड़ा सा स्लाइड को यहाँ ले आते हैं। अब ये बात आती है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है और इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। लिखा हुआ है एन इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो तब जो अमाउंट का मास रहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो रहता है, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कहलाता है। इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट सब्सटेंस का अमाउंट that take part in a reaction involving 1 mole of electrons, 1 mole of electrons का इन्वॉल्वमेंट हो तब सब्सटेंस का अमाउंट भाई क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट द मास ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट रहेगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें कैसे इनको हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट से पहले हम कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं, देखो दोबारा लिख देता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे। कोई बच्चा बता सकता है क्या भाई ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ये निकालते हैं गिवन मास, क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन अपॉन क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास। ये इसका फॉर्मूला है। हमने देखिए नॉर्मेलिटी की बात करी थी भाई पहले। नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी में क्या देखा था हमने, नॉर्मेलिटी में ये देखा था हमने कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आ गया, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आ गया। पहली बात तो अब एन को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देख रहे हो एन बराबर, और इसको चलो इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं एक बार। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर, लो ये आपको पता चल गया, मास तो मिलेगा, लेकिन सर हमें ये नहीं पता कि इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास हम सर कैसे कैलकुलेट कर ले भाई, इक्विवेलेंट मास कैसे करेंगे। ये तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसको कैसे करेंगे, मोलर मास, क्या हो रहा है, मोलर मास अपॉन अपॉन क्या लिखूंगा, एन फैक्टर। पहले सर ये एक एक फंसते जा रहे सर हम तो। पहले आपने कहा भाई इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम कर दो, वो लिख दिया सर हमने। अब ग्राम इक्विवेलेंट का आपने फॉर्मूला बताया गिवन मास इक्विवेलेंट मास, ये लिख लिया। अब इक्विवेलेंट मास भी निकाल लिया सर, मोल, फिर इसमें फंस गए सर इसको कैसे निकालें, किसको, एन फैक्टर को। भाई सारी चीजें सीखेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो सारी चीजों को एक एक करके हमें देखना है, सारी चीजों को देखेंगे। ये फॉर्मूला अपना एक तो ये वाला है,
एक तो ये वाला है आपका फॉर्मूला, और दूसरा एक आपने ऊपर लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक फॉर्मूला, सर ये वाला था हमारा एक फॉर्मूला आपका, ये दो फॉर्मूले अपने काम के हैं। देखो दो फॉर्मूले आपके काम के हैं, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया और फिर इक्विवेलेंट मास। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, क्या ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या बनेगा, गिवन मास, लो सर लिख दिया, गिवन मास लिख दिया, गिवन मास लिख दिया, अपॉन अपॉन क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन करके क्या इक्विवेलेंट मास की जगह ये लिख दूं क्या मैं, मोलर मास इनटू एन फैक्टर लिख दो सर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो इसे ऊपर ले लूं क्या, बिल्कुल सर ले लो, आप कह रहे हो तो ले लो सर। देखो ये फॉर्मूला बन गया, किसका बना ये फॉर्मूला अपना बना है, ये किसका बना है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आया, ये फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट। हम देखो अभी नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर नॉर्मेलिटी की बात कर रहे थे कि नॉर्मेलिटी क्या है, ये आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस प्रकार से हमने लिखा है। ये जो आपने इतना सीख लिया, ग्राम इक्विवेलेंट को हमने कैसे कैलकुलेट करा है, ग्राम इक्विवेलेंट को आपने यहाँ पर कैलकुलेट करा है कि क्या कैलकुलेशन करिए, ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और ये जो है इक्विवेलेंट मास किसके बराबर है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो ये बन गया। अब ये बताओ गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है सर, ये तो बड़ा जोरदार फॉर्मूला बन गया, ये किसके बराबर होता है आपको पता है, ये मोल्स के बराबर होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल्स इनटू एन फैक्टर हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, मोल्स इनटू एन फैक्टर हो गया सर, ये क्या बन गया, मोल्स इनटू एन फैक्टर। मतलब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट निकल कर आया है कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर बनेगा, ये बनेगा। अब नॉर्मेलिटी का भाई फॉर्मूला ये था, एन बराबर क्या था, नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन अपॉन क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में क्या था इसके, अपॉन था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं, लीटर में, और ग्राम इक्विवेलेंट आपने क्या निकाल लिया भाई, मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एन इज इक्वल टू हो गया मोल्स इनटू एन फैक्टर अपॉन अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया क्या, बिल्कुल हो गया सर। और ये बताना भाई एक और चीज निकल कर आ गई, अब देखो मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किसके बराबर है, ये सर मोलरिटी के बराबर है, तो n इज इक्वल टू अपनी ये बन गया फॉर्मूला आपका, n इज इक्वल टू बन गया मोलरिटी इनटू n फैक्टर बन गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। एक रिलेशन ये भी बन गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या बन गया, मोलरिटी इनटू n फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आ गया अपना। एक मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला बन के आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लेंगे, इतना इतना समझ में आ गई तो बातें, ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, और यहाँ से आप नोट करें, यहाँ से नोट करें इसको, पहले आपने नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन नोट करी थी, अब ये चीजें यहाँ से नोट कर लें इनको, और ये
इसके बाद इसको नोट करेंगे हम, यहां से नोट करेंगे और इतना करने के बाद इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। तो ये नॉर्मेलिटी बराबर ये रिलेशन निकल कर और आ गया, एक रिलेशन और नया बन गया। क्या बन गया? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, भाई ये बन गया। देखो कितना बढ़िया, क्या क्या फॉर्मूले बन गए, नए नए फॉर्मूले बनकर निकल कर आ गए आज ये। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, वर्बली भी और ये इस प्रकार से भी याद होने चाहिए। तो अब देख लेते हैं भाई डेफिनेशन की तरफ, डेफिनेशन की तरफ चल लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है देखो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उनको और देख लेते हैं भाई, क्या क्या हमने देखो पढ़ा है अभी तक, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो नोट कर ही लिया आपने यहाँ से, बिल्कुल सर, ये हमने कर लिया। ये भी नोट कर लिया आपने, बिल्कुल सर, यहाँ से भी कर लिया। इसके बाद ये था, ये भी नोट कर लिया। और ये तो डेफिनेशन ही, ये फॉर्मूले थे, ये हमने पढ़ चुके हैं, ये कोई नए नहीं, ये तो आपने नोट कर लिए, पहले ही नोट करवा दिए मैंने। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये आपने नोट कर लिए। अब दिक्कत कहाँ आएगी आपको? इसमें दिक्कत आएगी सर, इसमें दिक्कत आने वाली है कि सर ये एन फैक्टर क्या बीमारी आ गई, एन फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करें, ये अपने आप में भाई इंपॉर्टेंट है कि एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जब तो हम बात कर रहे हैं कि रेडॉक्स में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, एन फैक्टर की जरूरत पड़ती है वहां। एन फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन से तो कैलकुलेट होता है कि गेनिंग और लूजिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहां पर होता है? रेडॉक्स में होता है। इसलिए इसको रेडॉक्स में पढ़ाया जाता है, नॉर्मेलिटी को। अब आपके बात समझ में आ रही होगी कि सर रेडॉक्स में कैसे पढ़ाएं। अब एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर क्या होता है, यहां पर देखें, एन फैक्टर, एन फैक्टर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एन फैक्टर। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अभी सीखेंगे इसको हम निकालना। मैं लिख लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात करते हैं एन फैक्टर में कि लॉस कितने हुए और गेन कितने हुए। अब एन फैक्टर हम किसके लिए निकालना सीखेंगे? हम सीखेंगे एन फैक्टर की, जब हम बात करेंगे, एन फैक्टर की जब बात करवाएंगे आपसे, तो ये आप सीखेंगे किसके लिए? देखो किस किस के लिए हमें देखना है, पहली बात हमें करनी है किसके लिए, पहली बात हम करेंगे एसिड्स के लिए। एस, दूसरी बात मैं करूंगा बेस के लिए, कि बेस के लिए एन फैक्टर कैसे निकालें, इसके लिए हम करेंगे। और तीसरी बात करेंगे साल्ट्स के लिए कि एन फैक्टर कैसे निकालें, ये भी हमें सीखना है। तो इतना आप नोट कर लें, तब आगे चलेंगे कि इनके एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करें। हाँ बेटा ये नोट कर लिया, एन फैक्टर की बात करेंगे भाई। अब एन फैक्टर क्या है सर? एसिड्स के लिए कैसे निकालें, बेस के लिए कैसे निकालें, साल्ट्स के लिए कैसे निकालें, एन फैक्टर की बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं एसिड के लिए। एसिड के लिए एन फैक्टर की बात कर रहे हैं सबसे पहले कि भाई एसिड के लिए कोई हमारा एसिड है, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, एसिटिक एसिड है, ये एसिड हो सकते हैं। अब इनके लिए एन फैक्टर हम कैसे निकालें सर? एन फैक्टर को कैसे निकालें? कोई बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल मेथड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एसिड के लिए एन फैक्टर निकालना हम कैसे निकालेंगे? रिप्लेसेबल H प्लस आयन, दैट इज द एन फैक्टर ऑफ एसिड। क्या बोलूंगा मैं इसको? मैं ऐसे बोलूंगा, क्या, द रिप्लेसेबल
रिप्लेसेबल H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड, और मैं क्या कहूंगा इसकी बेसिसिटी इज द एन फैक्टर फॉर एसिड ये इसके लिए एन फैक्टर होगा। बेसिसिटी बोला जाता है इसको, कि उसमें से H प्लस कितने रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे भाई कोई एग्जाम्पल से समझो, जैसे कोई एग्जाम्पल से समझते हैं क्या, जैसे एग्जाम्पल है HCl है, ये क्या देगा, एक H प्लस आयन देता है, तो इसके लिए HCl के लिए एन फैक्टर भाई क्या हो गया, एन फैक्टर हो गया सर 1। सिंपल सी बात, एक H प्लस आयन देगा तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। ये बात आ रही समझ में आपके, कि जितने H प्लस आयन कोई एसिड देगा वो उसका क्या होगा, एन फैक्टर कहलाता है। तो इससे एक H मिलेगा, एक H आयन मिलेगा, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया सर, इसका एन फैक्टर हो गया 1। और देखिए जैसे HNO3 है, मैंने लिखा HNO3, ये कितने H आयन देता है, ये भी सर एक H आयन देता है, ये भी एक H आयन देता है, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो गया, इसके लिए भी एक हो गया, इसके लिए भी क्या हो गया, एक हो गया एन फैक्टर। अच्छा और देखो, यदि हम लिखें H2SO4, ये कितने H आयन देगा, ये सर 2 H प्लस देगा, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, इसके लिए एन फैक्टर क्या हो गया, 2 निकल कर आ गया। यदि मैं बात करूं CH3 COOH, तो इसके लिए एक H प्लस देगा, तो एन फैक्टर क्या हो गया, 1। कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है सर हमारे, कि जितने हाइड्रोजन है उसका एन फैक्टर हो गया, यही तो बात हो गई। तो देखना भाई, यदि ऐसे लिख दें हम H3PO4 है, ये कितने H आयन देता है, 3 देता है, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं POH ये, तो यहां से आपको ये 3 H ये निकलेंगे यहां से, इसलिए एन फैक्टर इसका कितना है, 3 है। तो ये भी नोट कर लेना भाई, इसका एन फैक्टर कितना है, 3 है H3PO4 का। H3PO4 का एन फैक्टर आपको कितना दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा H3PO4। ये नोट कर लिया। और एग्जाम्पल देखो, और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अब मैं लिखूं H3PO3, अब लो, अब यहां पर फंसोगे तुम, अभी तक तो यही करते आए थे। H3PO3 है, इसके लिए बताना भाई, आपने लिखा इसके लिए एन फैक्टर, सर अभी तक यही करते आए कि 3 H लिख रहे हैं, एन फैक्टर इसका क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। जैसे ही आपने 3 लिखा और ये कट गया आपका नंबर, ये हो गया 0, 0 हो गया भाई, ये तो कितना हो गया, 0 निकल के आ गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको जो दिख रहा है वो ही होगा एन फैक्टर, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होता है 2। अरे ये कैसे होगा सर 2, जितने H प्लस रिप्लेसेबल होंगे, ये बात बताई है मैंने, कितने H प्लस होंगे यहाँ देखना। ये ऐसे P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, सही है, P डबल बॉन्ड O, और क्या लिखा हुआ है H3PO3 OH, और OH और H, H3PO3 बन गया क्या, बिल्कुल बन गया सर। H3PO3 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर रिप्लेसेबल H कितने, एक ये है और एक ये, 2 है, तो इसलिए एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। यदि हम एग्जाम्पल ऐसे लिखें क्या, H3PO2, तो इसके लिए एन फैक्टर अब समझ में आ जाएगा,
इसके लिए 1 ही होगा, इसके लिए क्या होगा 1। देख लेते हैं एक बार 1 या 2 करके कैसे। P डबल बॉन्ड O और OH H3PO2 ये H। तो यहाँ पर जो रिप्लेसेबल H प्लस आपको दिखाई दे रहे हैं एक ही, जो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वही रिप्लेस हो सकता है, वही रिप्लेस हो सकता है, बाकी के नहीं होंगे भाई। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया। अब बात आती है एसिड का, आपने सीख लिया। अब बात आती है सर बेस के लिए कैसे कैलकुलेट करें। अब बेस के लिए आ जाओ। बेस के लिए एसिड के लिए ये बात करी थी कि रिप्लेसेबल H प्लस आयन, और बेस में भाई क्या होता है कोई बताए मुझे। बेस में क्या होता है OH आयन होते हैं सर। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा रिप्लेसेबल OH आयन दैट इज द एन फैक्टर ऑफ द दैट बेस। यहां क्या बोलूंगा कि उसमें बेस में जितने OH आयन रिप्लेस हो सकते हैं भाई वो क्या होगा उसका एन फैक्टर। वो नोट भी कर रहे हो ना भाई, यहाँ देखो बोर्ड पर ध्यान से, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दें सब। क्या लिखेंगे एन फैक्टर ऑफ बेस के लिए क्या लिखूंगा डेफिनेशन, द रिप्लेसेबल, अब H नहीं लिखे ना सर, अरे क्या लिखेंगे रिप्लेसेबल OH आयन, OH ions, the replaceable OH ions number of replaceable OH ions from base is the n factor of base, n factor of base कहलाएगा। वहां बेसिसिटी थी, यहाँ क्या टर्म काम में लेंगे, यहाँ क्या टर्म काम में लेंगे एसिडिटी। ये क्या कहलाएगा उसके लिए एसिडिटी कहलाएगा। सिंपल है, जैसे NaOH है, कोई एग्जांपल देखो सर, NaOH है, कितने OH आयन देगा, एक देता है सर। तो एक OH आयन ही तो देगा, प्लस Na प्लस ऐसे तो ब्रेक होगा, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा, क्या लिखा KOH, ये भी एन फैक्टर इसके लिए भी क्या है 1 है, इसके लिए भी एन फैक्टर कितना है 1 है। नोट कर लें, समझ में आ रहा है तो कर ली बात। अब जैसे मैं आपसे कहूं BaOH का होल ट्वाइस है, इसको आयनों में ब्रेक करना, आयनों में ब्रेक कर दो क्या देगा सर, ये देगा Ba प्लस 2 और 2OH माइनस। यहाँ पर OH कितने 2, तो एन फैक्टर इसके लिए। यदि आपसे कोई कहे AlOH का होल थ्राइस, तो क्या देता है Al प्लस 3 और 3OH माइनस, एन फैक्टर कितना हो गया, ले भाई 3 हो गया। इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया, नोट कर लो। इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया निकलकर 3 निकल कर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई। एसिड की बात करोगे सर तो H प्लस को देखना है, रिप्लेसेबल, ऐसा नहीं भाई जो जितने जुड़ रहे हैं देखे उसको आंख बंद करके लिख दोगे, देखनी पड़ेगी स्ट्रक्चर आपको। जो नॉर्मल एसिड है जो ज्यादा यूजेबल है HCl HNO3S2S4, इसका तो आपको याद ही हो जाएगा। और जो है बेस के लिए, एसिड के लिए बेसिसिटी कहलाती है, जब बेस की बात करेंगे तो वो क्या कहलाती है एसिडिटी कहलाती है। तो वहां रिप्लेसेबल OH आयन की बात करेंगे सर, उसकी तो बात करना है बिल्कुल सर, ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करें यदि एन फैक्टर फॉर साल्ट्स की बात करें, पानी पी लेता हूं थोड़ा। एन फैक्टर ऑफ साल्ट की बात करें, साल्ट के लिए कैसे निकालेंगे, जैसे NaCl है सर, ये तो आप सीख ही गए, ये सीख गए। तो अब चलिए साल्ट की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए साल्ट के लिए कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर फॉर सॉल्ट के लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन फैक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा, टोटल पॉजिटिव और
नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और इसका मोड ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे? मोड ले लेंगे। इसका कैसे सर? कोई बात बन नहीं पाई, मुझे पता है भी तुम्हारी बात नहीं बन रही। यहां पर देखो, जैसे NaCl है, ब्रेक करो, NaCl क्या देगा? Na प्लस देगा सर, Cl माइनस देगा, ये देगा, Na प्लस देगा और Cl माइनस दे रहा है, यही तो दे रहा है यहाँ पर। अब देख रहे हैं Na, अब यहाँ पर बताना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भाई कितना है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस NaCl में आपको एक सर में नेगेटिव दिखाई देता है भाई, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा एक पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। अगर ये समझ में आ रहा है, बहुत क्लियर है सारी चीजें। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1 पॉजिटिव, और उतना ही भाई नेगेटिव ही होगा। तो इसके लिए एन फैक्टर, इसका मोड प्लस माइनस नहीं लिखना, एन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया NaCl के लिए। NaCl के लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 निकल कर आ जाएगा। ये बात आप नोट कर लो, इसके लिए एन फैक्टर कितना निकल के आ जाएगा? 1 आ गया। आ रही बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर सारी चीज। अब देखो अगली बात, और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देख लें। और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। जैसे हमसे कहा जाए BSO4 है, ले भाई BSO4, BS बेरियम सल्फेट, आयन हम ब्रेक कर दें, Ba+2 और SO4-2। सर Ba+2 SO4-2 आयन बन गए, ये तो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, जानते हो। तो टोटल पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, एन फैक्टर इसके लिए भाई क्या हो गया? 2 हो गया। एन फैक्टर क्या हो गया इसके लिए? 2 हो गया। और लिखना भाई एग्जाम लो, और लिखना जैसे AlCl3 है, आयन ब्रेक करना यदि आता है आपको, Al+3 और 3Cl-, इस प्रकार से ब्रेक होगा, इस प्रकार से ब्रेक होगा ये Al+3 और 3Cl-, ऐसी तो ब्रेक होगा। पॉजिटिव चार्ज कितना? 3 है सर। नेगेटिव चार्ज भाई कितना है? 3 है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया सर? आंख बंद करके बता देंगे हम, इसका एन फैक्टर क्या होगा? 3 होगा सर। इसमें तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं है सर। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 3 निकल कर आएगा। ये आ गया। तो एक एग्जांपल तुम करके बताओ, लो Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका करके बता दो भाई। अगर ये कर लिया तो भाई सारी चीजें आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आता है तो ये आपने कर लिया, Al2SO4 का होल थ्राइस कर रहे हो, कर रहे हो तो लो करिए, करके बताओ। 30 सेकंड का समय कितना है भाई? 30 सेकंड का, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, कर लो समय, अभी करते हैं सब। 30 सेकंड का समय है। हाँ भाई, पहले तो क्या करना है, लो पहले किसको क्या करेंगे? आयन ब्रेक करो, क्या देगा? 2Al+3, यही बनेगा क्या? यही लिखा है क्या आपने सभी ने? बिल्कुल सर यही लिखा है। यदि यही लिखा है और 3SO4-2, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसीज जो है वो क्या है? इक्वल आनी चाहिए, ये समझ लेना। चार्ज जो है यहाँ पर 2 × 3 6 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव 6, नेगेटिव 6 आ रहा है। इसके लिए एन फैक्टर कितना आ गया? 6 आ गया। क्या बात है भाई, अगर इतना निकाल लिया तो बिल्कुल सही आप जा रहे हो, इतना निकाल लिया तो बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। एक एग्जांपल और लिखें, एग्जाम में पूछे जैसे पोटास एलम, पोटास एलम जिसको फिटकरी आप कहते हो, क्या कहते हैं? फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? फिटकरी होता है सर K2SO4 डॉट Al2
SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ले भाई इसके लिए निकालना, इसके लिए एन फैक्टर निकालो भाई। चलो अगर आप सीख रहे हो तो इसके लिए निकाल के बता दो। इसके लिए देखो सर, अभी इसके लिए तो निकाला ही है हमने, इसके लिए तो आपने निकाला ही है भाई। अभी इसके लिए तो कितना निकाला था सर, 6 निकाला था। इसका तो आया था 6। तो पोटेशियम सल्फेट को और कैसे ब्रेक करोगे, ये होगा 2K प्लस प्लस SO4 -2। इसके लिए एन फैक्टर कितना आएगा, इसके लिए आएगा 2, इसके लिए आएगा 2 और इसके लिए आया है 6। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया सर, अभी जोड़ देते हैं 2 + 6, 2 + 6 सर 8 हो गया। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 8 होगा। 8 निकाला है कि एन फैक्टर, इसके लिए भाई 8 निकाला है कि एन फैक्टर। अरे सर आपने 2 लिख दिया, अरे भाई 2 को क्या करना है, 2 लिख दिया सर आपने, 8 कर दो सर। ले भाई 8 कर दिया, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप कि इसको मैंने क्या कर दिया एन फैक्टर इसका, इसको नहीं काउंट करेंगे भाई। 24H2 24H2 काउंट नहीं करना है, इसको जोड़ लेना है, एन फैक्टर निकल कर आ जाए। इस प्रकार से आपको एन फैक्टर निकालना आ गया, एसिड का आ गया, बेस का आ गया, सॉल्ट्स का आ गया। तो एन फैक्टर हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, और ये आ गया, ये सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख गए हो आज की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ये यदि आपने सीख ली है तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया बच्चों, ये नोट कर लिया तो आपने काफी कुछ सीख लिया। नॉर्मेलिटी सारी आपने पढ़ ली, सीख ली आज की क्लास में। और हम देखो अब एक दो सवाल की तरफ और चलेंगे, उनको और सीखेंगे, तब ये उसको बंद करेंगे। यहाँ पर देखिए तब ऑफ करेंगे। पहला सवाल क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी of 2m H2SO4 and 2m HCl सॉल्यूशन। हमारे पास देखो 2m क्या है, H2SO4 सॉल्यूशन है। इसके लिए नॉर्मेलिटी याद कर, इसके लिए क्या करना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी बराबर हमने क्या पढ़ा है, अभी सर ये पढ़ा है कि मोलरिटी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है सर। और H2SO4 के लिए एन फैक्टर आपने अभी सीखा है कितना, 2, तो 2, तो इसके लिए सर आंसर ये आ गया 4। आंसर आपका क्या आ गया, 4n आ गया भाई, आंसर आ गया 4n आ गया, नोट कर लेना। यदि मैं बात करूं, अब एक बात और कही गई है इसमें, क्या बोलेगी ये कि 2MHCl और है। लो सर इसके लिए भी कर लेते हैं, ये ए डाल देना, बी डाल देना, 2MH। अब तो ये तो कर ही सकते हो आप, बिल्कुल कर लेंगे सर, ये तो हम आसानी से बना देंगे इसको। N बराबर 2, मोलरिटी 2 है, M बराबर तो क्या 2 है मोलरिटी। N फैक्टर HCl के लिए 1 होता है, N फैक्टर कितना होता है HCl के लिए 1 होता है, तो N इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। इसका ये आंसर हो गया, इसका ओके, मिनटों में हो गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में, एग्जाम में पूछे गए हैं भाई ये क्वेश्चन भी, तो इसलिए हमें इनको भी बढ़िया ढंग से समझना है, लिखना है। अब यहाँ पर देखिए ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन और भी है क्या कोई, बिल्कुल सर एक और है, देखो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ, इसको देखो ये अच्छा सवाल है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 4.9% W/VH2SO4 सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट दे क्या रखा है, W/V 4.9%। क्या इसको पढ़ सकते हो क्या, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, 4.9 ग्राम
H2SO4 present in 100 ml salts, 100 ml। इसको ऐसे पढ़ेंगे, यदि ये आपको आ गया पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारे पास वेट H2SO4 कितना आ गया, ये आ गया सर 4.9 आ गया। H2SO4 का मोलर मास बताना भाई, मोलर मास इसका क्या होगा, मोलर मास क्या है 98 है भाई, किसी को विश्वास नहीं हो तो कैलकुलेट कर लेना, इसका 98 है, ये है। अब मोल बता दो, H2SO4 का मोलर मास कितना है 98। मोल्स, जब मोल्स की बात करूंगा, देखो मोल्स की बात करूं, मोल्स किसके H2SO4 के निकालने में, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास 4.9/98 ले, ये 2 बार कट गया, 0.05 मोल्स आ गया। क्या आ गया, मोल आया है, आंसर नहीं आया है, मोल्स आए। दूसरी बात, मोल्स आ गए आपके पास सर 0.05, और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स कितने हैं 0.05, एन फैक्टर H2SO4 के लिए 2, कितना आ गया, एन फैक्टर इसके लिए क्या है 2 है, तो 0.1 आ गए सर, ग्राम इक्विवेलेंट और निकाल लिया आपने। बात आ रही समझ कि पहले तो आपने क्या निकाला, मोल्स 4.9 परसेंटेज W अपॉन V का मतलब क्या था, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ये था इसका मीनिंग। अब ये आपने क्या निकाल लिया, ग्राम इक्विवेलेंट, अभी हमने पढ़ा था मोल्स इनटू एन फैक्टर, भाई ये पढ़ रखा है, देखो दिखा देता हूं आपको, देखो ये रहा, ये देखो ये आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट और मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये यहाँ पर पढ़ा था, तो यहाँ पर पढ़ लिया था ये, तो ये जो है मैंने इसी को ही अप्लाई करा है, इसी को ही अप्लाई करा है मैंने, और कुछ नहीं करा है, इसी को ही अप्लाई करा है। देखो ये अभी नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर देखो ये आ गया आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब नॉर्मेलिटी की क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अपॉन क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यदि ये ml में है 1000 से गुणा करेंगे। अब देखें हम n बराबर ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास कितने 0.1, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम सर वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम आपके पास आया है 100 ml था, 100 ml इंटू 1000, ले भी 2 जीरो से 2 जीरो, n बराबर तो 1 ही आ गया सर, n बराबर 1 आपका आंसर, मैच कर लो, n बराबर क्या आ गया 1 आ गया, n बराबर क्या आ गया 1 n, n बराबर आ गया, नॉर्मेलिटी आ गया 1 n आ गया, आंसर निकल कर भाई आंसर बन गया आपका। तो इस प्रकार से अप्रोच करनी है क्वेश्चंस पर, हम घबराना नहीं है, सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करना है, और जब अप्रोच हमारी सही होगी तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट निकल कर आएगा। तो इतनी बात आज की क्लास में हमने पढ़ ली, बहुत बढ़िया बातें हमने पढ़ ली हैं आज की क्लास में सारी, तो ये बातें आपको लगातार पढ़ना है इन चीजों को, और भाई लगातार इनको पढ़ते रहें, लगातार आप इनको पढ़ते रहें और नोट भी करते रहें, और लगातार पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे
तभी हम सक्सेस होएंगे भाई। रिवाइज करना हमारे लिए जरूरी है। जो पढ़ ली हमने, पुरानी क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उनको जरूर पढ़ लें, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। और सारी क्लासेस को लगातार नोट्स बनाते हुए पढ़ लें, कोई समस्या हो तो नोट कराएं और इन चीजों को आप पढ़ें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप पढ़ते रहें और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए सभी को थैंक यू।